नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आप सभी का युवाचार समाचार के डेली डोज पर, जहां हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की, राष्ट्रीय खबरों की और छत्तीसगढ़ से जुड़े दिन भर की खबरों की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे। मेटा ने अपना नया एआई मॉडल लॉन्च किया। मेटा ने अपनी नई सुपर इंटेलिजेंस लैब से अपना पहला एआई मॉडल पेश किया है, जिसका नाम म्यूज स्पार्क रखा। म्यूज स्पार्क मेटा द्वारा डेवलप किया गया एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है। यह कंपनी की म्यूज सीरीज का पहला मॉडल है और इसे मेटा एआई असिस्टेंट को पावर देने के लिए डिजाइन किया गया है। आपको बता दूं, यह एआई यूजर्स को रोजमर्रा के कामों में मदद कर सकता है, जैसे किसी फोटो का इस्तेमाल करके खाने में मौजूद कैलोरी का अंदाजा लगाना। यह दिखा सकता है कि कोई चीज जैसे मग शेल्फ पर कैसे दिखेगी, और साथ ही यह साइंस, मैथ और हेल्थ से जुड़े सवालों के जवाब दे सकता है। अभी म्यूज स्पार्क का इस्तेमाल एआई चैटबॉट में किया जा रहा है। आने वाले हफ्तों में मेटा अपनी पूरी प्लेटफॉर्म पर इसका इस्तेमाल बढ़ाने की योजना बना रही है, जिसमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मेटा स्मार्ट ग्लासेस भी शामिल। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अब हम बात करते हैं पाकिस्तान से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर पड़े प्रभावों से निपटने के लिए एक विशेष परिषद का गठन। इस परिषद का नाम राष्ट्रीय समन्वय एवं प्रबंधन परिषद, इसे शॉर्ट में एनसीएमसी भी कहा जाता है। यह गठन अमेरिका और ईरान के बीच हुए 2 सप्ताह के युद्ध विराम के कुछ घंटे पहले लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को घोषणा की थी कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रस्ताव पर ईरान के साथ 2 सप्ताह के युद्ध विराम पर सहमति जताई। एक आधिकारिक सूचना के अनुसार राष्ट्रीय समन्वय एवं प्रबंधन समिति की सह अध्यक्षता आर्थिक मामलों के मंत्री असद खान चीमा और लेफ्टिनेंट जनरल जफर इकबाल कर रहे। यह परिषद वित्तीय, आर्थिक और व्यापार संबंधी नीतिगत उपायों के प्रबंधन और क्रियान्वयन के लिए भी जिम्मेदार। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के अनुसार बुधवार को एनसीएमसी की कार्यकारिणी समिति की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया कि युद्ध का खतरा अब भी बने रहने के कारण परिषद अपना कार्य जारी रखेगा, क्योंकि भले ही युद्ध विराम स्थायी शांति समझौते में बदल जाए, लेकिन अर्थव्यवस्था को सामान्य होने में कई सप्ताह लग। परिषद ने घरेलू ऊर्जा की जरूरतों को आकलन करते हुए अधिशेष फर्नेस ऑयल यानी कि भारी ईंधन तेल के निर्यात की अनुमति दी। कम से कम 2 रिफाइनरियों ने समिति भंडारण क्षमता का मुद्दा उठाया था, जिसके कारण अतिरिक्त मात्रा का निर्यात जरूरी हो। वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने ईंधन आपूर्ति की निगरानी और सुरक्षा संबंधी समिति की अध्यक्षता की और देश में किसी प्रकार की कमी न होने देना सुनिश्चित। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अब हम बात करते हैं भारत से जुड़ी खबर। भारतीय मूल के वैज्ञानिक दीप जरीवाला को मिला अमेरिका में प्रतिष्ठित गवर्नर्स चेयर पद। गवर्नर्स चेयर पद पर अमेरिका में एक बेहद प्रतिष्ठित रिसर्च पद माना जाता है। यह नियुक्ति न सिर्फ उनकी उपलब्धियों को दर्शाती है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भारतीय प्रतिभा की बढ़ती पहचान को भी मजबूत करती है। यह पद अमेरिका के 2 बड़े संस्थानों यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी और ओक रिज नेशनल लैबोरेटरी के संयुक्त सहयोग से संचालित। जरीवाला इस पद को जनवरी 2027 से संभालेंगे। गवर्नर चेयर प्रोग्राम अमेरिका में सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पदों में से एक माना जाता है। इस पद की खासियत की बात करें तो यह यूनिवर्सिटी और रिसर्च लैब के बीच सीधा तालमेल के साथ टॉप वैज्ञानिकों को इनोवेशन के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करना और अत्याधुनिक रिसर्च सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करना। यही कारण है कि इसे दुनिया की बेहतरीन वैज्ञानिकों के लिए एक ड्रीम रोल माना जाता है। अब बात करें दीप जरीवाला की, तो ये वर्तमान में यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिनसिल्वेनिया के प्रोफेसर। उन्होंने क्वांटम मटेरियल्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्यूचर कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी पर शोध किए, साथ ही 180 से भी अधिक रिसर्च पेपर पब्लिश किए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। भारत ने COP33 समिट 2028 की मेजबानी का फैसला वापस ले लिया है। आपको बता दें, यह फैसला ऐसे समय में आया है जब दुनिया जलवायु संकट से निपटने के लिए एकजुट हो रही है। इस संबंध में भारत ने आधिकारिक रूप से यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को पत्र भेजकर अपने फैसले की जानकारी दी। सरकारी सूत्रों के अनुसार भारत ने अपने 2028 के दीर्घकालिक योजनाओं और संसाधनों की समीक्षा के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि इतने बड़े वैश्विक आयोजन की मेजबानी करना फिलहाल प्राथमिकता में नहीं, इसलिए भारत ने रणनीतिक रूप से इस जिम्मेदारी से पीछे हटना बेहतर। कॉप समिट हर साल आयोजित होता है और इसकी मेजबानी क्षेत्रीय समूहों के अनुसार तय। भारत एशिया प्रशांत समूह का हिस्सा है, जिसे 2028 में यह मौका मिल सकता था। अब भारत के हटने के बाद साउथ कोरिया को
कॉप 33 की मेजबानी का प्रमुख दावेदार माना। कॉप 33 की मेजबानी से पीछे हटना भारत का एक रणनीतिक और योजनाबद्ध निर्णय माना। हालांकि यह कदम चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन भारत की जलवायु प्रतिबद्धता और वैश्विक भूमिका पर इसका कोई नकारात्मक असर नहीं देखा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ब्लांका व्लासिक बनी ग्लोबल एम्बेसडर। वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 को मिलेगा इंटरनेशनल अवार्ड। बेंगलुरु में आयोजित होने वाली प्रतिष्ठित रेस रोड टीसीएस वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 इस बार एक खास वजह से चर्चा में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मशहूर एथलीट ब्लांका व्लासिक को इस इवेंट का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यह आयोजन 26 अप्रैल 2026 को आयोजित होगा और इसमें देश विदेश के हजारों धावकों के शामिल होने की उम्मीद। ब्लांका व्लासिक क्रोएशिया की पूर्व हाई जंप एथलीट है और उसने अपने समय की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में गिनी जाती है। ब्लांका व्लासिक ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में सिल्वर मेडल, 2016 रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल, साथ ही वर्ल्ड चैंपियनशिप में कई पदक जीते। 2009 में 2.08 मीटर का पर्सनल बेस्ट, जो क्रोएशिया का नेशनल रिकॉर्ड भी है, ये उनके नाम। टीसीएस वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु दुनिया की प्रमुख 10 किलोमीटर रेस में से एक है। इसमें प्रोफेशनल एथलीट और आम लोग दोनों हिस्सा लेते हैं। यह इवेंट फिटनेस और हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ावा देता है, साथ ही यह सामुदायिक भागीदारी और खेल भावना का भी प्रतीक। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में हुए दिन भर की घटनाक्रम। जंगल वारफेयर कॉलेज में सुरक्षा बलों की बारूदी सुरंग रोधी क्षमताओं को मजबूत करेंगे आत्मसमर्पित। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की घोषणा के बाद अब पुलिस ने क्षेत्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए उन आत्मसमर्पित नक्सलियों से प्रशिक्षण लेने का फैसला, जिन्हें बारूदी सुरंग बनाने और लगाने में महारत हासिल। पिछले 4 दशकों से अधिक समय से वामपंथी उग्रवाद की समस्या से जूझ रहे छत्तीसगढ़ को 31 मार्च को सशस्त्र माओवादियों से मुक्त घोषित किया। अधिकारियों ने बताया कि पूर्व माओवादियों से मिली जानकारी राज्य के बस्तर तथा उन इलाकों को अधिक सुरक्षित बनाने में अहम भूमिका निभाएगी, जहां अभी भी कई बारूदी सुरंग और प्रेशर बम लगे। इससे सुरक्षा बलों की बारूदी सुरंग के खतरों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने की क्षमता मजबूत होगी। इस तरह यह सुरक्षाकर्मी और स्थानीय समुदायों दोनों को उन विस्फोटकों के खतरों से बचाएगा, जिन्हें माओवादियों ने अपने प्रभाव और गतिविधियों के चरम पर इस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर लगाया। लगभग 20 पूर्व माओवादियों की पहचान की गई है, जिसमें से कई को बारूदी सुरंग बनाने और लगाने का पहले से अनुभव। यह पूर्व माओवादी अब कांकेर जिले में काउंटर टेररिज्म एंड जंगल वारफेयर कॉलेज में प्रशिक्षण कार्यक्रम में मदद करेंगे। आपको बता दें, 2001 से मार्च 2026 के बीच सुरक्षा बलों ने बस्तर संभाग के 7 जिलों में कम से कम 4607 बारूदी सुरंग बरामद। इसी दौरान बारूदी सुरंग विस्फोटों की 1280 घटनाएं हुई, जिनमें आम नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों दोनों की बड़ी संख्या में जानी गई। चूंकि अब यह इलाका हथियारबंद माओवादियों से मुक्त हो चुका है, इसलिए आत्मसमर्पण कर चुके माओवादियों की मदद से सुरक्षा बल उन बारूदी सुरंग का पता लगाया गया, जिन्हें पहले नक्सलियों ने लगाया था। इससे जंगल और भी सुरक्षित। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में निरक्षरों की बढ़ती तादाद, साक्षरता अभियानों के बावजूद क्यों बिगड़ रही तस्वीर। जी हाँ, राज्य में जहां एक ओर जनसंख्या का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर निरक्षरों की संख्या भी थमने का नाम नहीं ले रही। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक छत्तीसगढ़ में निरक्षरों की संख्या लगभग 1,01,65,276 थी। अब अनुमान यह है कि मार्च 2026 आते आते यह आंकड़ा बढ़कर 1,04,52,902 तक पहुंच जाएगा। यह वो समय है जब राज्य में साक्षरता अभियानों की झड़ी लगी हुई है और हर गांव तक शिक्षा पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। बता दें कि राज्य के कुछ जिलों में शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य भी हुए। स्कूलों में दाखिले बढ़े हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो तस्वीर सामने आ रही है वो बेहद परेशान करने वाली। सवाल उठता है कि आखिर साक्षरता अभियान चलाने के बावजूद निरक्षरों का आंकड़ा क्यों बढ़ रहा है। विशेषज्ञ बताते हैं कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार इतनी तेज है कि साक्षरता अभियान उसके साथ तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। दूसरा, स्कूल छोड़ने की बढ़ती प्रवृत्ति, खासकर ग्रामीण और आदिवासी इलाके। तीसरा मुख्य वजह की बात करें तो वैश्विक शिक्षा कार्यक्रमों में कमजोर पकड़, जहां एक बार निरक्षर घोषित हो चुके लोगों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश सतही रह गई। असली चुनौती अब सरकार और समाज दोनों के सामने है। सिर्फ अभियान चलाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर नतीजे। जरूरत है स्कूल ड्रॉप आउट रोकने के लिए सख्त नीतियों का, गुणवत्तापूर्ण वैश्विक शिक्षा कार्यक्रमों की और जन जागरूकता को असली मोड़ देने। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या 2026 के इन अनुमानों को गलत साबित कर पाना क्या संभव है, और यह जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की या फिर हम आम नागरिकों की। फिलहाल छत्तीसगढ़ में निरक्षरता का यह बढ़ता ग्राफ
चिंता का सबसे बड़ा कारण। साथ ही यह जागरूक समाज के लिए एक करारा सवाल भी है। तो ये थी आज की दिन भर की प्रमुख खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय पर नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं निरंजन लेता हूं आपसे विदा। शुभ रात्रि।